सो अबाउट 25 की कितना सीगा कौन सा लॉ है ये लॉ ऑफ ईजमेंट बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इससे क्या होगा अगर एक बंदा एक किसी की प्रॉपर्टी पे ओपनली वॉलंटियरली विद इन हिज नॉलेज उसकी प्रॉपर्टी में है तो उसका ईजमेंट्री राइट आ जाएगा। कितने साल के लिए रहना है उसने 20 years। इन केस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर वो गवर्नमेंट है 30 years। तो उसका केस पे होएगा 30 ईयर्स राइट। 20 ईयर्स के बाद क्या उसका राइट पूरा हो गया उसको सूट फाइल करना पड़ेगा कि विद इन व्हाट लिमिटेशन 1 year। नो Within 2 years। हाँ 1 year। अगर उस पर कोई इंटरप्शन होती है तो वो क्या होनी चाहिए 1 year। बाय वर्च्यू ऑफ विच प्रोविजन एक्सप्लेनेशन राइट। 2 ईयर का कहाँ पर दे रखा है सबसेक्शन 2 में। 3 में किसके अगेंस्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगर 30 ईयर्स होंगे तो ही हम इसको मानेंगे राइट। तो आज थोड़ा सा हम लिखेंगे इसके ऊपर 25(2) के ऊपर क्योंकि ये समझ नहीं आता। ए टाइटल टू ईजमेंट इज नॉट कंप्लीट is not complete merely upon the efflux of the period of 20 years. Efflux. E-double-F L-U-X. Efflux of the period of 20 years. Full stop. However long the period of actual enjoyment may be. However long the period of actual enjoyment may be, comma, no absolute and indefeasible right can be acquired until the right is brought in question in some suit and until it is so brought, comma, the right is incoherent only. Incomplete. The right is perfected only by at least, full stop के बाद only, full stop. The right is perfected only by at least 20 years of enjoyment continuing up to within 2 years of the suit in which right is litigated. होगी इजी वर्डिंग ये लास्ट दो लाइनें 22 का आपको मीनिंग समझ में आ गया इससे। In other words, next line से लिखेंगे, in other words, the period of 20 years or more of enjoyment must end within 2 years before the institution of the suit otherwise the claimant cannot succeed.
एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर केस है द्वारका वर्सेस पटना सिटी म्यूनिसिपैलिटी, बहुत पुराना केस है। वह पढ़ोगे वही बात है जो मैंने लिखाई है, इसको शॉर्ट में लिखा दिया, वही 20 + 2 ईयर्स, ऐसे नहीं समझ आएगा, पढ़ोगे फिर पता लगेगा। हाँ ये टाइम लगेगा इसको। द्वारका वर्सेस पटना सिटी, कितने गया भाई, पटना सिटी म्यूनिसिपैलिटी 1938 पटना। held that an interruption under explanation for more than a year will operate to prevent the claimant from adding the period of his previous enjoyment of the right, from adding the period of his previous enjoyment of the right to any period of enjoyment after such interruption, so as together to make up the requisite total of 20 years। बन गई बात इसकी कि जो इंटरप्शन का 1 साल पूरा हो गया उससे पहले का सारा पीरियड खत्म, राइट। ये हो गया अपना 25। अब इसके साथ ही 26 पढ़ना है हमने, काइंड ऑफ अ चेक अपॉन इट। और इसकी ये कह दो, अगर इस 20 साल के पीरियड में एज पर सेक्शन 26 अगर हमने कोई टेनेंट रख लिया मिनिमम 3 इयर्स के लिए, या मैंने कोई लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, मैंने मतलब सर्विएंट हेरिटेज ने जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये राइट यूज़ हो रहा है उस बंदे ने, इस एग्जांपल में हम वापस आएंगे। यही थी हमारी एग्जांपल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में या तो कोई मैंने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, लाइफ में तो टीपीए के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, 10 साल 20 साल या उसकी लाइफ तक, या स्पेसिफिकली कह दिया कि ये 10 साल यहीं देंगे, या फिर मैंने कोई टेनेंट रख लिया, ठीक है। ये 20 साल का टाइम पीरियड अपना गिन रहा है, पर ये जो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया ये विद इन 20 ईयर्स किया, यहाँ से लेके यहाँ तक है इस प्रॉपर्टी का, समझा मैं यहाँ पे रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे जहाँ पे वो अपना ईजमेंटरी राइट क्लेम कर रहा है, तो क्या होगा एज पर सेक्शन 26 ये टाइम जो लाइफ इंटरेस्ट वाला है और ये टेनेंट का जो पीरियड है वो हम एक्सक्लूड कर देंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। जो हमने 20 साल का टाइम रखा है उसमें से वो पीरियड डिडक्ट हो जाएगा, तो वो 20 साल पूरे नहीं होंगे, ईजमेंटरी राइट उसका पूरा नहीं होगा। ये ऐसा क्यों दिया लॉ ने? ये तो मेरा राइट है ना, ये तो सर्विएंट टेनेमेंट का राइट है, सर्विएंट हेरिटेज वाले प्रॉपर्टी के बंदे का राइट है, ये वो किसी को भी दे सकता है अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है वो केयरलेस था, एग्रीमेंट कर लिया मैंने, टेनेंट को 3 साल के लिए दे दी, मैंने किसी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, मैं आई ओ समथिंग टू समबडी, मैंने कह दिया यार ये मेरी प्रॉपर्टी में तो बीज ले, सब्जियां फल फ्रूट लगा दे, तू रख ले। वो बंदा जा रहा था, वो जाता रहा, वो साइड से जा रहा है, मान लो ऊपर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है मेरे को, मैं इतनी प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं कर रहा, या जहाँ से वो जा रहा है मैंने भी वही रास्ता यूज़ करना शुरू कर दिया, तो मेरी मर्जी, मैं किसको मर्जी दूँ। 2 कंटिजेंसी में होगा ये, या तो वो लाइफ इंटरेस्ट हो
राइट, या वो टेनेंट हो लीज पे, किसी को लीज पे दे दी, टेनेंसी पे दे दी, ठीक है, तो उस केस में वो 20 ईयर्स का पीरियड पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, इसके आगे भी एक और लिमिटेशन है, 26 वैसे पढ़ोगे कभी समझ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है इसकी। अभी समझाते हैं इसको आफ्टर एग्जाम्पल, अभी पढ़ लोगे आप। अगर मैंने ये 3 साल के लिए इसको टेनेंट को दे दी थी, ये 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, उसके बाद ये विद इन 3 ईयर्स ही मेरा लिमिटेशन पीरियड है ये चैलेंज करने का, इसी को, इसी राइट को अवेल करने के लिए, ठीक है। 26 का यही प्रॉब्लम है, बच्चे यही नहीं समझ पाते वो क्या होता है कि लिमिटेशन जो आपके पास है ना वो 3 साल का है, वो सारा पीरियड अपना निकाल देंगे, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल दी, अब इसको बाइफरकेट करके करते हैं एक एक करके एग्जांपल। इस एग्जांपल में ए ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी राइट ऑफ ईजमेंट मांग रहा है, ठीक है, बी ने कहा जी नहीं मेरी प्रॉपर्टी आप ले नहीं सकते, वो कह रहा है मैं 2000 से लेके 2025 तक यहाँ पे रहा, मेरे तो 25 साल हो गए, वो कहता बीच में 10 साल मैंने यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा था इन फेवर ऑफ सी, तो इसका लिमिटेशन पीरियड कितना हुआ अभी? 15 साल। कंप्यूटेशन अगर लिमिटेशन पीरियड नहीं, ईजमेंट पीरियड, ईजमेंट 15 साल रह गया, तो ये राइट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसके अपनी इंजॉयमेंट का पीरियड कितना रह गया? 15 ईयर्स ही रह गए, राइट। अब इसमें आते हैं टेनेंट के केस में। अब मैंने ये टेनेंट को क्या किया, 3 साल के लिए दे दिया, राइट। अब इसी एग्जांपल को यहाँ पे हम 3 इयर्स कर देते हैं। अब ये बेनिफिट कौन लेगा इस चीज का? सर्विएंट हेरिटेज वाला लेगा ना, बी लेगा, ए बी की बात करते हैं, छोड़ो। बी वाला ये बेनिफिट लेगा, तो बी के ऊपर ये लिमिटेशन है कि उसने जब ये खत्म हो गया यहां पे, उससे आगे 3 सालों में ये ऑब्जेक्शन रेज करना ही करना है ना। ऑब्जेक्शन कौन सा? कि ये प्रॉपर्टी मैंने टेनेंट को दी हुई थी, या मैंने ये प्रॉपर्टी 10 ईयर वाले लाइफ इंटरेस्ट को दी हुई थी। उसका राइट खत्म करना है, विद इन 3 इयर्स उसको ये करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्शन कैसे क्रिएट करेगा? बाय वे ऑफ इंटरप्शन। 25 में हमने क्या पढ़ा, ये 25 से आगे ही है, तो वो इंटरप्शन उसको विद इन 3 इयर्स उसके करनी पड़ेगी। ये इंटरप्शन नहीं है जो लाइफ इंटरेस्ट टेनेंसी लीज क्रिएट होगी, ये इंटरप्शन नहीं है। इंटरप्शन कौन क्रिएट करेगा? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25 सर्विएंट हेरिटेज वाला बी करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ईजमेंटरी राइट यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो मिनिमम टू मिनिमम अगर हम देखें तो उसको विद इन 3 इयर्स क्या करना पड़ेगा? इंटरप्शन। कितने टाइम के लिए कंटिन्यू करनी पड़ेगी? ठीक है, टेनेंसी का पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ पे देखो, ये वाला चाहे वो टेनेंसी है चाहे वो लाइफ इंटरेस्ट है, नो मिनिमम आएगा, अभी पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। अब इसको बेरेट से पढ़ते हैं। इसको पढ़ना कैसे, अगर समझना चाहते हो तो, नहीं भी छोड़ो, समझोगे कोई चक्कर नहीं है, वैसे मैं करवा देता हूँ, अभी समझ आ जाएगा ये कहना क्या चाहता है। वेयर एनी लैंड और वाटर, अपॉन से लेके बाकी सारी लाइन छोड़ दो, मीनिंग वही है, अपॉन से लेके ड्राइव्ड तक। पहली लाइन में वेयर एनी लैंड और वाटर हैज बीन हेल्ड, बाकी सारी लाइन वही है, उसका वही मीनिंग आएगा। एक बार पढ़ता हूँ फिर भी कहने में, वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन ओवर और फ्रॉम विच एनी ईजमेंट हैज बीन इंजॉयड और डिराइव्ड। समझ गए? बात किसकी हो रही है? लैंड और वाटर की।
उसके ऊपर मैं कोई ईजमेंट्री अपना अपॉन, फ्रॉम और ओवर, ये 3 चीजें हैं, इसलिए मैंने कहा इसको छोड़ दो। हम सिंपल बात करेंगे, वेयर एनी लैंड और वाटर हैज बीन हेल्ड, सीधा यहां से शुरू करेंगे, वाटर हैज बीन हेल्ड अंडर और बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर लाइफ, नंबर 1, और इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एक्सीडिंग 3 ईयर्स। सो जो आप सवाल पूछ रहे थे, मिनिमम टू मिनिमम क्या है, उससे ज्यादा कुछ भी कर सकते हो, आप 5 साल की लीज कर लो, राइट, और इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द ग्रांटिंग देयर ऑफ। अब पॉज लेंगे यहाँ पे, तो हमने अभी क्या करा, लैंड और वाटर के ऊपर कोई लाइफ इंटरेस्ट और 3 साल से ऊपर का कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। द टाइम ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ सच ईजमेंट, कौन सी ईजमेंट, जो ए क्लेम कर रहा है, इस एग्जांपल में साथ साथ देखते रहो। इसका 20 साल का जो इंजॉयमेंट का टाइम है ए का, द टाइम ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ सच ईजमेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म, कौन सी कॉन्टिन्यूएंस, ये वाली आ गया, द टाइम ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ सच ईजमेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म शैल बी एक्सक्लूडेड। कर दिया एक्सक्लूड हमने, किससे एक्सक्लूड करना है, इन कंप्यूटिंग द टाइम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये कौन सा टाइम है, सेक्शन 25, सेक्शन 25 का 20 ईयर्स वाला टाइम, ठीक है। इन केस द क्लेम इज, अब जो मैं बात कर रहा हूं कि वो कितने कैसे करना है, उसका लिमिटेशन क्या है, इन केस द क्लेम इज विद इन 3 ईयर्स, ये नेक्स्ट आफ्टर द एंड, डिटर्मिनेशन का मतलब यहां पे है एंड, एंड ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म। एंड से बढ़ के देखो बहुत इजी हो जाएगा, इन केस द क्लेम इज विद इन 3 ईयर्स नेक्स्ट आफ्टर द एंड ऑफ सच इंटरेस्ट, ये एंड होने पर, ये यहां से एंड हो गया, इससे कितना टाइम है हमारे पास, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स रजिस्टर्ड बाय द पर्सन इंटाइटल्ड। अब ये पर्सन इंटाइटल्ड कौन है, बाकी लाइन छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, बाकी कोई रेपिटेशन है जी, ऑब्वियसली बी, जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट यूज कर रहा है, रजिस्ट कौन करेगा वो राइट को, जिसने लाइफ इंटरेस्ट और वो 3 साल का ऊपर का इंटरेस्ट क्रिएट किया, लीज की, टेनेंसी की, कुछ भी किया। इसको और सौखे तरीके से पढ़े, लास्ट 3 लाइंस को, इन केस द क्लेम इज, डायरेक्टली आ जाओ, रजिस्टर्ड बाय द पर्सन एंटाइटल्ड विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द सच इंटरेस्ट, हो गया सौखा। अब ये सेक्शन पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा, जितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। फर्क क्या है, पढ़ना कैसे है, तोड़ के पढ़ना है, जो डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं उसके मीनिंग समझ लो, उसको ब्रैकेट में डाल लो कि यार ये ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने सेक्शन समझना, अब दोबारा पढ़ो उसको क्या कहता है। वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन ओवर whom any easement has been enjoyed or derived, वही लैंड है, बी की लैंड है, सर्वेंट हेरिटेज, हैज बीन हेल्ड अंडर बाय और वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट, नंबर 1, नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एक्सीडिंग 3 ईयर्स, वो इंटरेस्ट 3 का भी हो सकता है, फ्रॉम ग्रांटिंग देयर ऑफ, वैसे लिख दिया ना जब से वो ग्रांट हुआ तब से। अब पॉज लेंगे, अब क्या होगा, अगर उसने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया 3 साल का और लाइफ का, किसके ऊपर की है, जिसके ऊपर वो ईजमेंट्री राइट मांग रहा है, सर्विएंट वाला, बी की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो क्या होगा, द टाइम ऑफ द इंजॉयमेंट ऑफ सच ईजमेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट, जब तक वो इंटरेस्ट वो चलेगा, चाहे लाइफ का हो चाहे लिमिटेड पीरियड, फ्रॉम 3 टू ऑनवर्ड्स, जितना मर्जी, तो क्या होगा, वो शैल बी एक्सक्लूडेड। किससे एक्सक्लूड होगा, सेक्शन 25 वाले टाइम से एक्सक्लूड होगा। अगर वो एक्सक्लूड कर दिया, उसकी लिमिटेशन क्या है एक्सक्लूड करवाने की, इन केस द क्लेम इज रजिस्टर्ड बाय द पर्सन इंटाइटल्ड विद इन 3 ईयर्स। लास्ट लाइन को मैं पहले पढ़ रहा हूं बस, बन गई जी बात। सो यही है सेक्शन 26। सेक्शन 25 में आपको राइट दे दिया है कि जी हाँ हमारे पास ये राइट है
आप 20 साल के बाद ईजमेंटरी राइट कर लोगे तो सामने वाले का जो सब्सटेंटिव राइट है वो खत्म हो जाएगा, राइट। पर इसकी क्या है, इट इज टू बी रेड विद सेक्शन। अब ये 25 और 26 के साथ दोनों के साथ लिख लो, रेड विद सेक्शन 29 सब सेक्शन 4, 25 भी 26 भी 4। अब वो पढ़ो क्या कहता है। सेविंग्स है ये 29, सीधा स्टार्ट होता है सब सेक्शन 1 2 3 4 से। 4 पढ़ेंगे हम, क्या कह रहा हूं। सेक्शन 25 है 26 एंड डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट, इसके ऊपर लिख लो 2F ही है, चेक करो 2F इसके साथ ही लिख लो। इन सेक्शन 2 shall not apply to cases arising in the territories to which Indian Easement Act 1882 may extend। जहां जहां पे इंडियन ईजमेंट एक्ट आ गया वहां पे तो वो लगेगा। अगर कहीं पे कोई एक्ट, वहां पे हम एक्सक्लूजन लिखते हैं ना, जैसे हमारे पहले CRPC थी, हम एक्सक्लूड कर रहे थे JNK को। ये तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2018 आया तो JNK पे सारे लॉ लगे, है ना। आज भी CRPC नागालैंड वगैरह उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 1 पे, उस पे ऊपर नहीं लगेगी। SC ST में, ट्राइब्स के केसेस में, सर्टेन ट्राइब्स में तो ऐसे ही ये है। जहाँ जहाँ ईजमेंट्री एक्ट उसके प्रेम्बल के अकॉर्डिंगली लगेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लगेगा, वहाँ तो वही रहेगा। अगर वहाँ पे कहीं पे भी वो एक्ट नहीं लग रहा, वो टेरिटरीज में, वहाँ पे क्या लगेगा 25 26 रेड विद 29 4। कोई आगे ऑब्जेक्शन ले जी, आप तो कर नहीं सकते, आपने गलत रेमेडी की है, ये तो इंडियन ईजमेंट एक्ट में आ रहा है, वहाँ पे कोई नोटिस का प्रोविजन हो प्रायर, या कोई कंप्लेंट का प्रोविजन हो, या कुछ और हो कि आप सूट सिविल कोर्ट में नहीं डाल सकते, ट्रिब्यूनल में जाओगे वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन दैट एक्ट। तो वो अगर ऑब्जेक्शन ले तो हम क्या देखेंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट एक्ट। अगर तो वो एक्ट लगा उस टेरिटरी में तो ये सेक्शंस नहीं है। मे भी उसमें पीरियड डिफरेंट दे रखा हो, कुछ भी हो सकता है, एनी इवेंचुअलिटी कैन हैपन इन दैट एक्ट, राइट। तो अब हमने 25 किया, 26 किया, रेड विल 29 4, ठीक है जी। अब आज हम करेंगे सेक्शन 27 which deals with extinguishment of right to property। बेसिकली 26 में लिखवाने वाला कुछ नहीं है, ये 2 एग्जांपल्स ही थी, अपनी वर्डिंग में आप लिख लेना दोनों। अब 27 क्या है, कौन सा प्रिंसिपल ले डाउन करता है फटाफट। प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल, बार बार वही बात आ रही है, ठीक है। इसको जनरली हम रेफर करेंगे लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन। इसके साथ ही हम लिखेंगे रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ दिस एक्ट। के नीचे लिख लेंगे 12 ईयर्स, ताकि आपको याद रहे हमेशा। 12 साल के बाद वो राइट राइपन हो जाएगा मेरा, राइट। अब बॉडी क्या कहती है, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन। जनरली ये कह रहा है डिटर्मिनेशन मीन्स एक्सपायरी, एंड ऑफ, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन, किसके रिगार्डिंग, कौन सा पीरियड, किसके लिए, फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन, राइट। सूट फॉर पोजेशन का प्रॉपर्टी का है ये, राइट, ओनली फॉर सूट, नॉट ऑन इन केस ऑफ अपील्स और एप्लीकेशंस, ओनली सूट्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कॉमा, हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। अगर उसने, एक बंदे के पास कोई राइट है सूट फॉर पोजेशन डालने का, अगर वो राइट विद इन लिमिटेशन पीरियड वो नहीं डालता और वो ख़त्म हो जाता तो उसके बाद उसका वो रेमेडी ही ख़त्म नहीं होगा, राइट ही ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल विच वी हैव रेड
in the initial lectures, that is limitation bars the remedy but not destroy the right or does not extinguish the right or title. So ये उसकी exception आ गई, right? अब बेसिकली ये लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन। साथ ही साथ इसके पढ़ेंगे आर्टिकल 65, अभी पढ़ लो इसके साथ। For possession of immovable property or any interest thereon based on title. See the word written is title. That is why 65 is to read with. साथ ही इसके लिखो read with section 27. और ऊपर कौन सा है? आर्टिकल 64 फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन टाइटल, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप ऐसे पढ़ के चुके हो। हाँ, डिस्पोजेशन के केस में आर्टिकल 64 रेड विद आर्टिकल 64 सेक्शन 6। अगर आपको कोई पोजेशन से निकाल देता है, हाँ 6 है, पर वो सेक्शन 5 भी तो है उसके साथ। वो अगर पोजेसरी राइट है आपका तो आर्टिकल 64 पीरियड वही है। उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे पीरियड? डेट ऑफ डिस्पोजेशन से। इसमें कहाँ पे करेंगे हम? 65 में जब आपका पोजेशन एडवर्स हो जाएगा, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। नहीं, जब से हम कहेंगे जी मेरा तो तब से मैं इस पोजीशन में हूँ, इनकी नॉलेज में हूँ, तब से वो 12 साल स्टार्ट होंगे। जब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं नहीं तेरी प्रॉपर्टी देनी, एडवर्स हो गया, 12 साल बाद थोड़ी करेंगे। 12 साल तो पूरे करने हैं हमने, ऊपर लेके जाना। डिक्लेयर करने तो बाद 12 साल होने चाहिए, तभी किसी की प्रॉपर्टी में राइट होगा। ऐसे थोड़ी होगा जैसे टेनेंट आ गया, ठीक है, एक टेनेंट आया, मैंने 1 साल के लिए दिया, मैं चला गया फॉरेन कंट्री, मेरा मल्टीपर्पज वीज़ा लग गया 10 साल का, मैं आया ही नहीं, वीज़ा एक्सटेंड हो गया, 15 साल नहीं आया, तो क्या उसका रिवर्स पोजीशन हो जाएगा? नो। उसने 1 साल बाद मेरे को रेंट भी नहीं है दिया, उसको हम टीपी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? टेनेंसी बाय सफरेंस। वो मुझे रेंट नहीं पे कर रहा आफ्टर 1 ईयर, 1 साल तक वो ऑनलाइन मुझको देता रहा, मुझे मैसेज आता रहा कि जी आपके पैसे में अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, चलो ऐसे लगा लो, महंगी है, 5-6 लाख रुपये किराया है, विद इन एरिया लुधियाना, नॉर्मल किराया है यहाँ पे 5 लाख रुपये के बाद, कमर्शियल एरिया। तो क्या वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी? सी द स्टार्टिंग वॉज लॉफुल विद द परमिशन ऑफ लॉ। हमने जो किया लॉफुल एक्ट किया। या तो वो कहता कि जी मेरे को कुछ नोटिस देता, या ओपनली लोगों को कह देता कि जी मैं नहीं अब इसको दूंगा, ये कब्जा हो गया, ये देखो मैंने दुकान तोड़ दी, अपनी बना ली, कंस्ट्रक्शन भी कर ली, अब कोई आ नहीं रहा टोटली, अब वो बंदे भेज रहा, उनको अंदर नहीं आने दे रहा। डे ऑफ हॉस्टिलिटी इज टू बी सीन इन दैट केस। हॉस्टिलिटी हो तो बाद भी 12 साल ऑब्वियसली 12 साल तो करना ही करना है। 12 साल आपका नहीं हुआ, वो 10वें साल में आके उसने केस कर दिया, बात ही खत्म हो गई। 12 में 11 महीने 11 महीने 29वें दिन पे आके कर दिया, 11 साल 11 महीने 9, तब भी आपका नहीं हो पाया। वो तो नॉलेज है ना, वो प्रूव करेगा जी मेरी हॉस्टिलिटी का डे 13 साल वाला है, वो कहेगा जी नहीं 11 साल 11 महीने नहीं हुए, अब तो मैटर ऑफ एविडेंस आ गया। फॉर द पर्पस ऑफ मेंस एंड पीटी प्रीलिम्स टेस्ट तो हमें क्या देखना है कि 12 साल का पीरियड होना चाहिए। कब से स्टार्ट होगा? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। When the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff, वही आपको ऑप्शन देंगे कि वो डेट ऑफ डिस्पोजेशन से होगा, डेट ऑफ इससे एडवर्स पोजेशन से होगा, या दोनों से होगा, या एक में से होगा, कैसे होगा? तो आपको पहचानना पड़ेगा एडवर्स पोजेशन का कौन सा पोजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट? अब हम इसके एसेंशियल्स लिखेंगे बिफोर वी प्रोसीड विद द केस लॉज। अब होना क्या क्या चाहिए इन ऑर्डर टू say I have my adverse possession of the property of someone else, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? साथ साथ लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे, ठीक है? लिखिए एसेंशियल्स ऑफ एडवर्स पोजेशन। ये फॉलोइंग एसेंशियल्स को प्रूव करने बहुत जरूरी है इनके लिए। The defendant must be in actual possession, फिजिकल पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन उसका
होना चाहिए। Second, the possession must be open, comma notorious, famous, comma actual, comma exclusive and adverse। ब्रैकेट में लिख लेंगे एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उसी का, ये नहीं कि आधी में तू आधी में मैं हूं और वो क्लेम कर रहा है पूरी का। एडवर्स ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट। थर्ड, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू होल्ड द प्रॉपर्टी, वेरी मच नेसेसरी। अगर आपका इंटेंशन ही नहीं है तो आप राइट क्यों क्लेम करोगे? होल्ड द प्रॉपर्टी, कि मैं इसको ऐसे ही रखूंगा इन एडवर्स पोजेशन, धक्के में, मैं आपको किराया नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। फोर्थ, पोजेशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, छूटना नहीं चाहिए। उसको पूरे के पूरे 12 साल एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस मेरे पास ही था। फिफ्थ, पोजेशन वॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, ऑब्वियसली अगर उसकी कंसेंट होगी फिर क्या एडवर्स पोजेशन रह जाएगा, एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी खत्म हो गया। पोजेशन मस्ट बी वॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। सिक्स्थ, possession cannot be adverse, possession cannot be adverse if its commencement can be referred to a lawful title। For example, landlord tenant लिख लो। If its commencement can be referred to lawful title। समझ की बात ये? lawful relationship फिर नहीं माना। नेक्स्ट, सेवंथ, possession cannot be adverse if there was no notice or knowledge to the plaintiff, if there was no notice or knowledge to the plaintiff that the defendant's post of yes, that the defendant's possession was in displacement of his right, full stop, is right, full stop, but the knowledge may be presumed from an open and notorious act of possession। अब देखो, वो तो कहेगा जी मेरे को नॉलेज नहीं है, पर ये नॉलेज प्रज्यूम भी की जा सकती है उसके अगेंस्ट। फॉरेन के केस में क्या हो गया, नॉलेज क्या प्रज्यूम करेंगे, उसने अपना एक बंदा रखा हुआ था, वो कहता हाँ जी सेठ जी रेंट आ रहा है, कोई बात नहीं, वो मिलता जा रहा है, आपके अकाउंट में जमा करवाता जा रहा हूँ, वो ध्यान नहीं दे रहा था, ये तो हो गया उसके साथ फ्रॉड। इस केस में नॉलेज प्रज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि ही ट्रस्टेड समबडी, उसको पता ही नहीं है। जब पता होने के बावजूद वो सामने उसकी दुकान है, वो उसकी है, एक दुकान के कब्जा हो गया, वो पता है वो बैठा है, वो दे नहीं रहा, रेंट नहीं दे रहा, वो डरी जा रहा है 12 साल तक डरता रहा, लोग समझाते रहे भाई केस कर ले, पुलिस के पास चला जाए, उसने कुछ नहीं किया, बैठा रहा, तो खत्म हो गई। नॉलेज में भी प्रज्यूम, तो बाद में ये है मेरी नॉलेज में नहीं जी, वो ऐसे कर नहीं सकता, वो केस कर रहा है तुम्हारे पे कि जी मेरे पोजेशन के अंदर बताना, उस केस में वो फेल हो जाएगा।
राइट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है या आते रहे। क्या इस एडवर्स पोजीशन के बेस पे पार्टी केस कर सकती है कि जी मेरी ओनरशिप होगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये स्वॉर्ड की तरह यूज होगा या शील्ड की तरह से यूज होगा। नंबर 3, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एडवर्स पोजीशन, डिस्कस द केस लॉज कीपिंग इन व्यू द रीसेंट डेवलपमेंट्स, राइट। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपने पुराने लॉ और नया लॉ सारा बताना कि क्या क्या होता रहा है। एक केस लॉ जनरल लिख लो इसके ऊपर। वैसे तो हर जगह जो हम ये लॉ करेंगे, रविंद्र कुमार गरेवाल वगैरह, ये हर जगह नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहला केस लॉ हम इसके ऊपर करेंगे। दगाड़ाबाई, दगाड़ाबाई डेड बाय एलार्स वर्सेस अब्बास, 2017 सुप्रीम कोर्ट। सारे सुप्रीम कोर्ट के लॉ दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अभी इसमें हेड क्या होगा वो लिखे पहले, फिर समझते हैं। इट इज द सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन दैट it is the settled principle of law of adverse possession that the person who claims title over the property on the strength of adverse possession and thereby wants the court to divest the true owner of his ownership rights over such property, comma, is required to prove his case only against the true owner of the property। आगे नई बात आ गई, तो ये एडवर्स पोजीशन किसके अगेंस्ट वो क्लेम करेगा? ओनली अगेंस्ट द ट्रू ओनर। वन ट्रेसपासर कैन नॉट क्लेम अ एडवर्स पोजीशन अगेंस्ट द अनदर ट्रेसपासर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा ऑफ द प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे इसके बाद, इट इज इक्वली वेल सेटल्ड दैट such person must necessarily first admit the ownership of the true owner over the property to the knowledge of the true owner
of the true owner. And secondly, the true owner has to be made a party to the suit. And secondly, the true owner has to be made a party to the suit. क्यों पार्टी बनाना है, इसके अभी कारण लिखेंगे साथ ही. To enable the court to decide the plea of adverse possession between the two rival claimants. तो आप समझ गए ये क्या केस लॉ कहना क्या चाहता है. अगर प्लेंटिफ ने क्लेम करना है, सबसे पहले तो वो किसके अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, ओनर के अगेंस्ट करेगा. उसको अपना केस किसके अगेंस्ट प्रूव करना पड़ेगा, ट्रू ओनर के अगेंस्ट केस प्रूव करेगा, उसको पार्टी बनाएगा, उसका ओनरशिप एडमिट करना पड़ेगा. किसी की ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी में, मैं तभी उसका राइट क्लेम करूंगा ना. अगर मैं कहूँगा जी आप भी एडवर्स कब्जे वाली प्रॉपर्टी है, मैंने कब्जा कर लिया, मेरा एडवर्स पोजेशन लो. क्यों? केस लॉस, एक्सटेंशन ऑफ लॉ थ्रू केस लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ. फिर उसने क्या प्रूव करना है, उसको पार्टी बनाना भी बहुत जरूरी है. तो ये केस लॉस की इंपॉर्टेंट इसकी ये है. ये मेंस में अगर आप लिखोगे तो उनको पता होगा कि जी आपको पता है. एसेंशियल्स तो वो सारे हो गए, विद ऑल दोज एसेंशियल्स ये बहुत ज़रूरी है. ये तो रट्टा मारना ही मारना केस. वेरी फेमस केस लॉ ऑफ दिस. कोई भी टेनेंट मोस्टली इंजंक्शन का दावा पाता है कि मेरा ये भी बंदा इंजंक्शन का दावा पाएगा भी मैं, या डिक्लेरेशन पाएगा भी मैं होने से प्रॉपर्टी का. हाँ, वो न्यू लॉ आ गया ना राजवीर ग्रेवाल, उसके ऊपर आते हैं, अभी आते हैं. नेक्स्ट वही क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ लिखो. अब इससे पहले अगर आप नेक्स्ट लिखे तो पहले केस लॉस क्या थे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया. कैन ए पर्सन इन एडवर्स पोजेशन फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन क्लेमिंग ओनरशिप. बात तो ये बनती है. अब आपका सवाल आया कि जी जो एडवर्स पोजेसर है क्या वो सूट फाइल कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन. क्लेम करे कि जी अब मैं इसका मालिक हो गया. नो डाउट ही कैन फाइल ए सूट फॉर इंजंक्शन, वो तो अलग हो गया. हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की. डिक्लेरेशन कहाँ पे डलती है, जहाँ पे मेरा राइट हो और उस राइट को कोई लोग क्वेश्चन कर रहे हो, डाउट क्रिएट कर रहे हो, तब हम डिक्लेरेशन डालते हैं कि जी आप मेरा राइट है, आप अपना राइट नहीं क्रिएट कर सकते. दैट इज डिक्लेरेशन. कि मुझे मेरा डिक्लेयर करा जाए कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, होते हुए भी मुझे डिक्लेयर करवाना पड़ रहा है कोर्ट से. क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ आ गया कि जी जो रजिस्ट्री है वो आपका प्रूफ नहीं है, उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी आपकी मलकियत को प्रूव करने के लिए. हम रजिस्ट्रेशन में करेंगे. वेरी वाइड एक्सपेंसिव डेफिनेशन आपको उन्होंने दे दी है ओनरशिप की. तो अब मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन मांगूंगा मैं. क्या वो एडवर्स पोजेशन के बेस पे कर सकता है? पहले जो लॉ था गुरुद्वारा साहब वर्सेस ग्राम पंचायत विलेज सिरतला 2013 और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी, रहने दो मैं लिखा दूँ, भीम सिंह वर्सेस जिले सिंह 2006 पंजाब हरियाणा. तब ये कहते थे कि नहीं, आप ये सूट नहीं कर सकते बिकॉज एडवर्स पोजेशन कैन बी यूज्ड एज अ शील्ड, नॉट एज अ स्वॉर्ड. ये रिएक्शन याद रखना, शील्ड और ये स्वॉर्ड. पहले ये कहते थे कि नहीं जी. फिर आया सुप्रीम कोर्ट का केस 2019 फुल बेंच जजमेंट. 3 जजेस ने ये लॉ सारा डिस्कस किया कि जी नहीं, जो एडवर्स पोजेसर है अगर उसने आफ्टर कंप्लाइंग ऑल द एसेंशियल्स ऑफ एडवर्स पोजेशन, ठीक है, सारा कुछ कंप्लाई करने के बाद अगर अब ट्रू ओनर उसको बाहर निकालता है या उसको पोजेशन में इंटरफियर कर रहा है या उसको किसी और थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बेच देता है वो कि जी कब्जे वाली प्रॉपर्टी होगी 50 पैसे से बेच दो, तो उस केस में क्या होगा? उसका राइट क्या है एडवर्स पोजेसर का? अब वो सूट भी फाइल कर सकता है ट्रू ओनर के अगेंस्ट. ठीक है, नाउ दिस रेमेडी कैन बी यूज्ड एज अ स्वॉर्ड एज वेल एज अ शील्ड. स्वॉर्ड किसके अगेंस्ट होगी? ट्रू ओनर के अगेंस्ट होगी. शील्ड किसके अगेंस्ट होगी? थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट होगी.
ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ? No, you cannot say that. The new buyer has to be cautious enough before buying the property कि whether there is anybody who is having the adverse possession or not, somebody else is claiming any right in the title of the property of the seller. So we have to be careful enough. क्योंकि हम जब रजिस्ट्री करवाते हैं, कई बार रजिस्ट्री में लिखते हैं कि इसके बीच में टेनेंट है इतने साल रहेगा, रजिस्ट्रियों के बीच में भी लिखा होता है हाँ कि जी टेनेंसी टेनेंटेड प्रॉपर्टी है, फिर उस केस में 116 एविडेंस सेट विल कम इनटू पिक्चर कि जो टेनेंट है वो न्यू बायर का टेनेंट बन जाएगा, वो उसमें प्रिजम्पशन है, वो वहाँ से कनेक्ट करेंगे उसको। पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी जा सकती कि जी रिवर्स पोजेसर है, वो जनरल रजिस्ट्री करवाएगा बंदा जो ओनर होएगा, ट्रू ओनर होएगा, कम पैसों में करवाएगा। अभी कम पैसों की ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली देखें तो किसी को पता नहीं चलती, क्योंकि जब भी हम रजिस्ट्री करवाते हैं मार्केट रेट पे नहीं करवाते, डीसी रेट पे करवाते हैं। तो ये अंदर अंदर आप उसकी दिस इज बिटवीन दी पार्टीज, यू एंड मी, बायर एंड सेलर, कि मैं प्रॉपर्टी कैसे बेच रहा हूँ। तो उस केस में हमें ये एडवर्स पोजेशन, उसके एसेंशियल, उसका केस लॉ, उसका रेमेडी पता होना चाहिए। आज पहले ही आसान था बेचना प्रॉपर्टी को, क्योंकि पहले मेरे को ठीक है मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं कह रहा 70 लाख में ले जाए, मेरे को 70 लाख मेरे को है, वहाँ करोड़ गया हुआ है, वो बंदा क्या कहता था अपने आप खाली करवा लूँगा। अब वो बंदा नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि अब वो स्वॉर्ड बन चुका है, अब वो शील्ड नहीं है आफ्टर 2019। सो जो जितनी भी हमने ये सारी कथा करी है वो किस में हेल्ड हुई है वो लिखे। राजवीर रविंदर कौर गरेवाल, सॉरी रविंदर कौर गरेवाल, रविंदर कौर गरेवाल एंड अदर्स वर्सेस मंजीत कौर एंड अदर्स, 2019 सुप्रीम कोर्ट, फुल बेंच और 3 जजेस। राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? वो सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जी जो पर्सन अपना टाइटल क्रिएट कर रहा है, एडवर्स पोजेशन मांग रहा है, क्या वो आर्टिकल 65 के अंडर अपना केस कर सकता है? नंबर 1 लिखें यस। A person claiming title by virtue of adverse possession can maintain a suit under Article 65. Can maintain a suit under Article 65 of Limitation Act for declaration of title and for permanent injunction seeking the protection of his possession. पॉइंट्स पे लिख लेंगे, इसको शॉर्ट करके लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इससे पहले समझेंगे। मान लो मेरा केस चल रहा है डिवोर्स पोजेशन का, ठीक है? ये प्रूफ कहीं ना कहीं हो जाएगा कि मेरे 12 साल तो पूरे हो चुके हैं, मेरा डिवोर्स पोजेशन है, या केस भी नहीं चल रहा, वैसे भी मैं प्रूव कर दूंगा, 25 साल हो गए, चलो मैं कर दूंगा प्रूव कि मैं डिवोर्स पोजेसर हूँ। अगर वो मुझको इलीगली डिस्पोजेस करते तो क्या रेमेडी है उसके पास? ऑब्वियसली एक तो नंबर 1 सेक्शन 6 वाली होगी, ठीक है? लिखना नहीं, एक तो नंबर 1 सेक्शन 6 वाली होगी। सेकेंडली क्या होएगा इसमें एज पर न्यू लॉ, अब वो टाइटल के साथ साथ वो अपना पोजेशन रीगेन करने का भी केस लगा सकता है कि जी एज पर सुप्रीम कोर्ट लॉ मेरा तो राइट आ गया, अब
मैं तो स्वॉर्ड के साथ साथ पोजेशन भी क्लेम कर रहा हूँ। सेकंड लिखे, ही कैन ऑल्सो फाइल सूट फॉर restoration of possession in case of illegal dispossession by the defendant in case of illegal dispossession by a defendant। अब ये defendant कौन होगा? A defendant whose title has been extinguished। ऑब्वियसली जिसका टाइटल खत्म हुआ है वही डिफेंडेंट होगा। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें, मान लो ये डिफेंडेंट अगर कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन आ गया, उसने इलीगली डिस्पोजेस कर दिया मेरे को। अब मेरा तो टाइटल हो ही गया बाय वे ऑफ स्वॉर्ड, बाय वे ऑफ दिस लॉ, मेरा तो एडवर्स पोजेशन पक्का हो गया। अगर वो करे डिस्पोजेस तो भी क्या मैं कर सकता हूँ, या फिर ये ट्रू ओनर के अगेंस्ट ही रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। इसी केस में ये एंड हो गया। थर्ड पॉइंट, सच पर्सन कैन ऑल्सो फाइल ए केस ऑफ कैन फाइल अ केस अगेंस्ट अ पर्सन, अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन हु डिस्पोजेसेस द एडवर्स पोजेसर। तो अब ये कौन से आर्टिकल में करेगा? अंडर आर्टिकल 64 जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि वहां पे मैं सिर्फ पोजेशन के बेस पे जा रहा हूं। देखो अब एडवर्स कितना लॉ चेंज हो गया, सारे चेंज हो गया कि मेरा एक टाइटल स्वॉर्ड के आ जाने से मेरे पास अगर तो ट्रू ऑनर है तो मैं कहां पे जाऊंगा, कौन से आर्टिकल में जाऊंगा? 65 में। अगर कोई थर्ड पार्टी आ रही है मेरे को डिस्पोजेस कर रही है तो मैं कहां पे जाऊंगा? 64 में। इसलिए मैंने आपको पहले 64 पढ़ाया था, वरना पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। वैसे तो कोई कराएगा भी नहीं जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये हो गया, एक क्वेश्चन था ये नंबर 1, इसको नंबर 1 डाल लो सारे को। ये एक क्वेश्चन का सारा पार्ट था, सौखी लैंग्वेज में आपको लिखा दिया फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो उसके मैंने 4 पेज लिख रखे हैं, इसके आपको सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा रहा हूँ कि जी ये कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या आया इसमें? ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या आया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अगर हम डिस्कस करें, क्या वो सूट फाइल कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। अगर किसके अगेंस्ट करेगा? ओनर के अगेंस्ट। अगर ओनर ही उसको डिस्पोजेस कर दे तो भी कर सकता है, तो भी कर सकता है। अगर थर्ड पार्टी कर दे तो भी कर सकता है। डिफरेंस इज आर्टिकल्स, किस में आर्टिकल में आप जाओगे। सेकंड क्वेश्चन, अगर वो कहते हैं ऊपर ऐसी कोई रेमेडी है उस बंदे के पास, अगर उसको कोई डिस्पोजेस कर दे फिर भी, उन्होंने क्वेश्चन बनाए, ये सारे क्वेश्चन बनाए, क्या वो कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। वो रेमेडी क्या होगी? वो रेमेडी क्या है? टू फाइल द सूट। क्या उसके पास कोई रेमेडी है लॉ में? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन रेज किया कि हमारे पास जो फैक्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कोई बंदा है जो एडवर्स पोजेसर है, उसके साथ ये चीज़ें ऊपर वाली 3 हो गई, अगर उसके पास कोई रेमेडी है कि वेदर ही इज अ रेमेडीलेस पर्सन और विद पर्सन विद रेमेडी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही इज नॉट अ रेमेडीलेस पर्सन, ही कैन फाइल अ सूट। जैसे वो ऊपर के 3 मैंने आपको भी लिखा है। ये सेकंड क्वेश्चन था उसका, ठीक है। बाय परफेक्शन ऑफ टाइटल, सेकंड का आंसर आएगा बाय परफेक्शन ऑफ टाइटल on extinguishment of the owner's title। एक का टाइटल गया दूसरे का आ गया, यही मतलब हुआ इसका। कॉमा, ए पर्सन कैन नॉट बी रेमेडीलेस in case he has been dispossessed by the owner
in case he has been dispossessed by the owner after having lost the right of adverse possession, comma, he can be evicted by the plaintiff. He can be evicted by the plaintiff by taking the plea of adverse possession. अब थर्ड क्वेश्चन क्या था इसमें? अगर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करती, जो मैंने पहले बताया आपको, अगर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो गया तो अगर उसने इसको डिस्पोजेस कर दिया तो उसके अगेंस्ट वो जा सकता है, जा सकता है। थर्ड में लिखे इन केस द लैंड इज सोल्ड अवे बाय द ओनर, कॉमा, in case the land is sold away by the owner, comma, the suit can be filed by a person. The suit can be filed by a person who has perfected his title by adverse possession to question alienation and attempt of dispossession. अब जिसने थर्ड पार्टी ने खरीदी है वो तो आएगा ही कब्जा करने, टू क्वेश्चन एलियनेशन एंड अटेम्प्ट ऑफ डिस्पोजेशन। 10 अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस सारे का? द कॉन्सिक्वेंस इज दैट, अब हम सम अप कर रहे हैं सारी चीज को। The consequence is that once the right, title or interest is acquired, once the right, comma, title or interest is acquired, अब ये आगे golden words, comma, it can be used as a sword by the plaintiff. See the wording used by the Supreme Court. It can be used as a sword by the plaintiff as well as a shield by the defendant. अब देखो, ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाहता है? अगर तो वो केस करने गया तो वो इसको क्या करेगा? एज अ स्वॉर्ड यूज करेगा। अगर उसके पीछे कोई इसको डिफेंड करने आ रहा है, निकालने आ रहा है, तो इस राइट को वो कैसे यूज करेगा? एज अ शील्ड यूज करेगा। सो दिस इज व्हाट द लेटेस्ट लॉ ऑन एडवर्स पोजीशन इज, राइट? बन गई सारी कहानी, मेंस के पूरे नोट्स तैयार हो गए हमारे। अब एक लेटेस्ट केस लॉ भी लिख लो इसके ऊपर ही। नीलम गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस आर के गुप्ता एंड अनदर, 2024 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड वही जो आर्टिकल 65 के ऊपर जो ये पीरियड कहां से स्टार्ट होगा स्पेसिफिक, उसके ऊपर केस है ये। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू प्रूव टाइटल, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू प्रूव टाइटल बाय एडवर्स पोजेशन would commence from the date of the defendant's defendant's possession becoming adverse
ठीक है जी, ये डायरेक्टली उसके ऊपर है। ये आया तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, बट इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल करा था, तो हमने वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख लिया, ऐड कर लिया अपनी नॉलेज में। तो ये होगी सारी कहानी। एक पार्ट इसमें और लिखेंगे, वो सॉरी मैं केस में लिखाना भूल गया, द जजमेंट्स विच वर ओवररूल्ड बाय दी रविंदर कौर गरेवाल। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और मेंस में भी लिख के आना है कौन कौन सा लॉ हो ऑलरेडी चेंज कर चुका है ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ। हेडिंग बना लो, द फॉलोइंग डिसीजंस आर ओवररूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। कौन कौन से हुए ओवररूल्ड? नंबर 1, गुरुद्वारा साहिब वर्सेस पंचायत विलेज, ये अपने पंजाब का ये विलेज सिरथला। सबसे पुराना लॉ है इसके ऊपर, जिसने ये कहा था कि इट कैन बी यूज्ड एज अ शील्ड नॉट एज अ स्वॉर्ड। 2013 सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2, स्टेट ऑफ यूके, उत्तराखंड डाल सकते हो आप, आपकी मर्जी है, वर्सेस मंदिर श्री लक्ष्मी। आ गया, लक्ष्मी सिद्ध महाराज। 2017 सुप्रीम कोर्ट। नंबर 3, धर्मपाल डेड थ्रू एलास वर्सेस पंजाब वक्फ बोर्ड। 2018 सुप्रीम कोर्ट। ये 3 ओवररूल की करें सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमने क्या करा, एडवर्स पोजेशन, उसके एसेंशियल्स, उसका सुप्रीम कोर्ट का 2017 का तगाड़ा बाई का केस कि ये चीज़ें इसमें एसेंशियल के साथ साथ ये भी होनी चाहिए, तो ये आपका केस माना जाएगा। फिर ये 2000 केस जो गुरुद्वारा साहिब वाला ना, ग्राम पंचायत वाला, इसके साथ आप लिख लो जो हेल्ड हुआ था, वो स्वॉर्ड वाली लाइन, हाँ इसमें हेल्ड हुआ था। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो तो क्या पूछ सकते हैं, मना थोड़ी है कि किस में ये हेल्ड हुआ था, कौन सा केस ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें ओवररूल कर दिया पर उसने ये हेल्ड किया था। फिर यही कि एडवर्स पोजेशन कैन बी यूज्ड एज अ शील्ड नॉट एज अ स्वॉर्ड। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा, पुरानी बुक्स होगी ना, अपडेट नहीं हुई, तो उसमें यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा। पर हमने क्या करना है, ये शील्ड भी है, ये स्वॉर्ड भी है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बिहाफ पे, राइट। ये हो गया हमारा सारा आज का एडवर्स पोजेशन। अब आपका रह गया सेक्शन 29(2) एंड 30 हो गया। सबसे पहले तो 30 कराया, और आपका रह गया आर्टिकल्स फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम एक लेक्चर में कल खत्म कर देंगे इसको, राइट। तो हम कल करेंगे बाकी सारा।